Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about the Environment PT365 Vision IAS 2023 for the prelims 2023। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके इन्वायरमेंट के पहले पार्ट में हमने कुछ डिस्कस किया था। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं अपने दूसरी वीडियो में और इन्वायरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 2 का सेकंड टॉपिक था और वो टॉपिक है रिलेटेड दोस्तों स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों आप ये जो न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कन्वेंशन रखा गया था, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसी को लेकर के ये न्यूज में है। आपको बता दें कि स्टॉकहोम कहाँ पर है, तो स्वीडन में है और पहली बार हुआ था 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट को लेकर के हुआ था 1972 में। एल्सो नोन एज इसी को हम कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दिस इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन environment, right? Which made the environment a pressing global issue for the first time। यानी कि ग्लोबल इशूज इन्वायरमेंट जो है दुनिया की नजर में कब आया, तो इसी कॉन्फ्रेंस के चलते आया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के तहत। और ये न्यूज में क्यों है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टॉकहोम +50 थीम इसका क्या था, तो इसकी थीम थी अ हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। और +50 का एजेंडा क्या था, तो टू शेयर एक्सपीरियंसेड एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। ये इसका एजेंडा था। अब अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। तो यूएन्स फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशूज, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लियंस पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशू के लिए यूएन का पहला मेजर कॉन्फ्रेंस कौन था, तो वो था स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में। ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सेफगार्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट विद द थीम ओनली वन अर्थ। तो उस समय इसका थीम क्या था दोस्तों, तो ओनली वन अर्थ था। 122 countries adopted the Stockholm Declaration onto the 26 principle on an action plan, 3 dimension of the conference। कॉन्फ्रेंस का 3 डायमेंशन था, वो 3 डायमेंशन क्या क्या थे देख लेते हैं। तो कंट्रीज एग्रीइंग नॉट टू हार्म ईच अदर्स इन्वायरमेंट और द एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस, यानी कि कोई भी देश दूसरे देश के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, यानी कि उनके ज्यूरिसडिक्शन को फिक्स किया गया। एक्शन प्लान टू स्टडी द थ्रेट टू अर्थ इन्वायरमेंट, यानी कि अर्थ के इन्वायरमेंट को जो थ्रेट पहुंच रहा है इसके स्टडी के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड एन यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी की स्थापना जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से भी हुई थी, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है आपके ऑप्शंस में। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है जिसको हम यूएनईपी के नाम से जानते हैं, वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही आया है, टू ब्रिंग इन कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज। और इसका काम किया है, तो दुनिया भर के देशों को एक साथ लाना कि ताकि आइए और हम एक साथ मिल करके इन्वायरमेंट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करें। अदर आउटकम एंड सक्सेस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो अदर आउटकम क्या निकले और ये क्यों सक्सेस रहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहीं पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम लाई गई। 20 years later in 1992 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द अर्थ समिट, आपको पता होगा कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में यूएन का कॉन्फ्रेंस, डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फाइनली जाकर के आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई। यहाँ पर बात की गई थी थीम की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या थीम होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन है, आप भूलेंगे नहीं। अगर आपकी बात आ जाएगी कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ करी गई थी, तो वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में की गई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि डेफिनेशन कहाँ दिया गया था, तो ये रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट में दिया गया था। और क्या क्या एस्टेब्लिशिंग की प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, तो प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल। ये क्या होता है, तो वियना कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, याद रखेंगे वियना कन्वेंशन का रिलेशन किससे है, तो ओजोन लेयर से है। वाज द फर्स्ट मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, तो जो वियना कन्वेंशन था ओजोन लेयर पर था और ये दुनिया का पहला मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था दैट कोडिफाइड द प्रिकॉशनरी मेजर्स इन 1985 में हुआ था ये वियना कन्वेंशन, आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड। और दूसरा था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि पीपीपी, दोज प्रोड्यूसिंग pollutions should bear the cost of managing it to prevent damage to human health एंड environment। तो इस
स्टॉकहोम कन्वेंशन की एक और बात थी कि प्रिंसिपल इसका ये था कि जो भी पॉल्यूशन अगर करते हैं तो उनको बियर करना होगा। क्या बियर करना होगा? कॉस्ट को टू मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट डैमेज। यानी कि जो डैमेज हुआ पॉल्यूशन से उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, जिन्होंने पॉल्यूशन प्रोड्यूस किया उनको ये बियर करना पड़ेगा। और वो डैमेज किस तरीके का था? तो वो डैमेज था ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। राइट दोस्तों? अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यानी कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बात क्यों आन पड़ी? क्यों स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? तो सबसे पहले पीछे चलते हैं 1965 में। तो यूएस साइंस एडवाइजरी कमिटी हाइलाइटेड द रोल ऑफ ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेरिक वार्मिंग। तो यूएस साइंस एडवाइजरी कमिटी ने सबसे पहले 1965 में ये बात कही कि इंसानों के द्वारा जो CO2 हवा में इमिट किया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में इमिट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि पहली बार ये कंसर्न जताया गया था 1965 में। उसके आगे बढ़ते हैं तो 1967 में ए डबलिंग ऑफ CO2 फ्रॉम द करंट लेवल would result in approximately 200 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कि उसी समय ये बात लोगों को पता चल गई थी कि जितनी मात्रा अभी कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में है, अगर इससे दुगनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो दुनिया का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। सोचिए, ये बात कब पहचान ली गई थी? तो 1967 में ही बता दी गई थी। अब बढ़ते हैं 1968 में। तो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज यूजिंग द साइंटिफिक एविडेंस। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में क्लाइमेट चेंज को लेकर के साइंटिफिक एविडेंस के साथ पहली बार चर्चा किया गया था। कब? तो 1968 में। आप घटनाक्रम को याद रखेंगे। और 1968 में ही स्वीडन प्रपोज्ड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्वीडिश इनिशिएटिव। तो चूंकि आपको पता होगा कि स्वीडन, आपका जो स्टॉकहोम है स्वीडन में ही है, तो स्वीडन की तरफ से ये पेशकश किया गया था, क्यों ना हम लोग इन्वायरमेंटल को बचाने के दृष्टिकोण से एक कॉन्फ्रेंस रखा जाए। उसी साल, जिस साल की जनरल असेंबली में पहली बार चर्चा की गया था क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसी साल स्टॉकहोम ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी। राइट दोस्तों? ये कहा था। और फाइनली 1972 में आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो ही गया था, मतलब कि अगले 4 सालों के बाद। अब हम पढ़ते हैं मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, MEAs अंडर द यूएनईपी। तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत एक एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट? तो मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट, MEA जिसको कहते हैं हम। आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट ये किस ऑर्गेनाइजेशंस की पहल है, किसके अंतर्गत आता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1971 से। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आपको पता होगा रामसर कन्वेंशन की शुभारंभ किया गया था 1978 में, सॉरी 1971 में। 1972 कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। उसके बाद आया, ये सब इसी के है, मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट के ही तहत ये सब चीजों की स्थापना की गई है। तो उसके बाद 1972 में कौन सा आया? तो कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज की स्थापना की गई 1972 में। अगर 1973 की बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, जिसको हम साइट्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। दोस्तों, आपसे बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना, और ये आपको मैचिंग करने के लिए रहता है। ओनली वन पेयर इज राइट, ओनली टू पेयर इज राइट, ओनली थ्री पेयर इज राइट। तो उसके दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब 1973 और 1978 में क्या हुआ था? तो कन्वेंशंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसको हम मारपोल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये है क्या? तो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, यानी कि जहाज से, जो भी समुद्री जहाज है, अगर चूंकि पहले तो वो डीजल से ही चला करते थे, तो उनसे जो पॉल्यूशन होता है, या फिर उससे ओशियन पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, तो उसको रोकने के लिए एक कन्वेंशन किया गया था 1973 में और 1978 में। अब 1979 की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, यानी कि एलआर टैप, ये एलआर टैप किया गया था 1979 में। ठीक है, और ये किसके लिए था? तो लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन था। मतलब कि एक देश में अगर कोई चीज होता है तो उसका इफेक्ट बहुत दूर वाले देशों में पड़े, वो भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो इसको रोकने के लिए या फिर इस पर चर्चा करने के लिए कन्वेंशन हुआ था 1979
1989 में। अब हम आते हैं 1985 और 87 में। तो वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। राइट दोस्तों, आपको याद रखना है कि वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 1989 आता है बेसल कन्वेंशन और ये किससे रिलेटेड है? द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। यानी कि जो भी आपका हैजार्डस मटेरियल होते हैं उनको बिना किसी सोच समझ के एक देश से दूसरे देश में जाकर डंप कर देना, इसको कहते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट और या फिर इसको डिस्पोजल भी कहते हैं। तो इसको लेकर के इसको कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन आया था 1989 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होगा कि पहले देश क्या करते थे कि जो भी देश डेवलप्ड हो रहे थे या डेवलप्ड हो गए थे वो क्या करते थे, अपने यहाँ का जो हजार्डस मटेरियल था वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में ले जाकर के छोड़ देते थे, ले जाकर डंप कर देते। तो वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। तो इसको लेकर के एक बेसल कन्वेंशन हुआ 1989 में। हम आगे बढ़ते हैं तो 1992 आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सीबीडी आया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1992 में सीबीडी का कॉन्सेप्ट आया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका मकसद है सीबीडी। अब 1992 में ही आया यूएन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफसीसी, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया पिछले वीडियो में। आप सबको अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है यूएनएफसीसी के तो जाइए प्लीज, हमारा पिछला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वहां जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि कॉप की मीटिंग 27 हाल ही में शर्म अल शेख मिस्र में हुई है। तो आप इनको याद करना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1994 आता है यूएनसीसीडी। दोस्तों इसकी भी कॉप की मीटिंग हाल ही में हुई थी, ये कोट डिआइवरी में हुई थी जहां तक मैं सही हूँ। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 1994 में आया। उसके बाद आया रॉटरडम कन्वेंशन और हजार्डस केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, किस तरह के केमिकल्स का आप ट्रेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इनको लेकर के 1998 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम कहते हैं रॉटरडम कन्वेंशन। राइट दोस्तों, अब 1998 में एक कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशन आरहुस कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं ऑन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वायरमेंटल मैटर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन या उसके एक्सेस को लेकर के इसको लेकर के एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कहते हैं आरहस कन्वेंशन और ये भी यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। 1998 में हुआ था। अब 2001 में हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, याद रखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये तो आपका हुआ था 1972 में क्लाइमेट चेंज को लेकर के, लेकिन 2001 में फिर से हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन और वो हुआ था पीओपी को लेकर के, याद रखेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, पीओपी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पीओपी का संबंध किस कन्वेंशन से है, या इनमें से कोई भी एक समस्या दी जाएगी और उसके सामने कन्वेंशन का नाम दिया हुआ रहेगा तो आपको मैचिंग करना होगा। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। पीओपी से रिलेटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन है। और 2013 में हुआ मिनीमाटा कन्वेंशन, मरकरी से होने वाली बीमारी होती है मिनीमाता, आपको पता होगा, तो मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो यूएनईपी के अंडर आते हैं, तो आप इन सबको भूलेंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो स्टॉकहोम 50+ रिकमेंडेशंस फॉर द एक्शनेबल एजेंडा, यानी कि क्या उसका रिकमेंडेशन रहा, इसको देख लेते हैं। तो प्लेसिंग ह्यूमन वेलबींग एट अ सेंटर, यानी कि ह्यूमन वेलबींग को एज ए सेंटर में रख करके हमें पॉलिसी बनानी है या फिर कोई एक्शन लेना है। ह्यूमन वेलबींग यानी कि कुछ भी आप बनाए वो वेलबींग ऑफ ह्यूमंस के लिए होना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, अगर आप कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई भी एक्शन प्लान बना रहे हैं, तो आपको वो रिकॉग्नाइज करना होगा और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना होगा क्या, तो क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को लेकर के। और अगला है कि अडॉप्टिंग सिस्टम वाइड चेंजेस इन आवर करंट इकोनॉमिक सिस्टम, तो जब भी करंट इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज हो रहा है वो इन्वायरमेंटल के क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के होना चाहिए। एक अडेप्टिंग सिस्टम जो कि वाइड रेंज में हो, वाइड चेंजेज हो आवर अंडर द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया जाए। एक्सेलरेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट सेक्टर, यानी कि जिस सेक्टर की वजह से सबसे ज्यादा आपका इम्पैक्ट होता है या जिस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टैकल इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड सपोर्ट फॉर द डिजिटल एंड
टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, यानी कि जो देश अगर पॉलिसीज नहीं बना सकते हैं, जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों को लेकर के एक्शन प्लान या पॉलिसीज बना सके, लेकिन भुगतते तो सब है दोस्तों, प्रॉब्लम तो सबको होती है। तो ऐसे देशों को क्या किया जाए, हेल्प प्रोवाइड किया जाए। किस तरीके का हेल्प? तो ये आपको डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या हो ऐसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के, उनको प्रोवाइड करा जाए। तो ये था दोस्तों स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस के बारे में, कन्वेंशन के बारे में। राइट दोस्तों, ये 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया था स्टॉकहोम में। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कि ये चर्चा में क्यों है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर वाज इट सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। याद रखेंगे 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो ओजोन लेयर मनाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर डे। ठीक है, with the theme Montreal Protocol at 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। आपको पता होगा कि ओजोन लेयर से ये रिलेटेड है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 16 सितंबर को यही मनाया जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, तो आज से आप ऐड कर लीजिए तो लगभग 35 ईयर हो जाते हैं। इसी को लेकर के ये थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35, 16 सितंबर को ये मनाया गया। अब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। ठीक है, गवर्नमेंट साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री वर्क टुगेदर टू कट आउट 99% ऑफ द ऑल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस। ओडीएस का नाम मत भूलेंगे दोस्तों। ये क्या है? तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। इसको कट करना कितना था? तो ये 90% तक इसको कट करना था। सारे सारे गवर्नमेंट साइंटिस्ट इंडस्ट्री को एक साथ आना चाहिए। किसके लिए एक साथ आना चाहिए? तो जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उनको 90% तक फेज आउट करने के लिए। ठीक है, क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड था। अब मेंबरशिप किया तो रेटिफाइड बाई 198 यूएन मेंबर्स स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया ने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। अब बात कर लेते हैं भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कि भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, भारत इसको लेकर के क्या क्या अपने स्कीम्स या प्लान्स कर रहा है। बिकम ए पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992। देखिए दोस्तों, ये हुआ था 1987 में, और भारत इसका पार्टी कब बना? तो 1992 में। याद रखेंगे, भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी कब बना? 1992 में। हैज सक्सेसफुली मीट फेज आउट टारगेट ऑफ ऑल ओडीएस एज पर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल। यानी कि भारत ने ऑलरेडी फेज आउट कर दिया है उन सब सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था। अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 2021। अब किगाली एग्रीमेंट जो कि 2019 में फोर्स में आया था, तो भारत सरकार ने इसको लेकर रेटिफाई किया कब? 2021 में। कौन सा? तो किगाली एग्रीमेंट को रेटिफाई किया इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज टू स्टार्ट फेज डाउन बाय 2028 एंड कट एचएफसी इमिशन बाय 50% ऑफ 2024-26 लेवल्स बाय द ईयर 2047। इसके तहत यानी कि किगाली एग्रीमेंट के तहत भारत ने क्या किया? ये फेज डाउन करने का फैसला किया। कब तक? 2028 तक स्टार्ट करेगा फेज डाउन करने का। 2028 तक ये शुरू कर देगा। किस चीज का? और कट करेगा किसका? तो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो इमिशन है उसको 15% तक कम करने की कोशिश करेगा बाय 2047। अब कब से? 2024 से लेकर 26 का जो लेवल है उससे 15% तक कम डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। कब? टारगेट कब रखा गया? 15%, तो 247 तक रखा गया है। और ये किसके तहत किया गया है? तो किगाली एग्रीमेंट के तहत किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप इन सब चीजों को भूलेंगे नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम बात कर लेते हैं किगाली एग्रीमेंट आखिर है क्या। भारत सरकार ने इसको लेकर के इतना एडेप्टेशन क्यों किया? एडॉप्ट इन 2016 पहली बार तो आपको किगाली एग्रीमेंट को 2016 में एडॉप्ट किया गया, लेकिन फोर्स में कब आया? तो 2019 में आया। प्रोवाइडेड ए पाथ टू अचीव 80% रिडक्शन इन द एचएफसी कंजप्शन बाय 2047। तो जो सारे, जैसे कुछ देशों को छूट दी गई है दोस्तों, जैसे भारत ने अपना टारगेट सेट किया है कि हम 15% कम करेंगे 2047 तक, लेकिन इसमें क्या कंडीशन रखा गया है कि 80% तक एचएफसी को आपको फेज डाउन करना है या करना है। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट में इसकी बात की गई है। Adopted because Montreal Protocol lead the replacement of CFCs with the HFCs, which do not destroy the ozone layer but are extremely potent, causing
ग्लोबल वार्मिंग। तो सीएफसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो फेज आउट करने की बात करी गई थी विद एचएफसी। लेकिन दोस्तों एचएफसी जो है ये ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन एचएफसी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारक हो जाता है, इसीलिए इसको फेज आउट करना बहुत जरूरी है। बाकी सीएफसी क्या होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, और एचएफसी आपका ग्लोबल वार्मिंग काउज करने के लिए जाना जाता है। अब हम ओजोन और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज टू डेट वन ऑफ द रेयर ट्रीटीज टू अचीव यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। और इसके बाद और क्या कह रहा है कि नियरली 90% ऑफ अर्थ ओजोन रिसाइड्स इन द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर जो होता है अर्थ का, वहां अर्थ का लगभग 90% ओजोन रहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ओजोन अपनी सही जगह पे रहे तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वो नीचे आ जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, यानी कि पृथ्वी के अर्थ सरफेस के अगर पास आ जाता है ये, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है। तो ओजोन और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में जान लेते हैं। तो ओजोन लेयर क्या है, तो कंसंट्रेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखेंगे, ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज। तो ओजोन कंसंट्रेशन कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कब पता चला था, 1985 में, ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिक। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होता है, तो मैनमेड केमिकल्स हैविंग हाई ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। एग्जांपल जैसे कि सीएफसीज और हेलोन्स, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br एंड ब्रोमो क्लोरोमीथेन, यानी कि CH2Br Cl। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ओडीएस नहीं है, तो कौन कौन है, तो सीएफसी है, हेलोजेंस है, मिथाइल ब्रोमाइड है, और आपका ब्रोमोक्लोरो मीथेन है। ठीक है दोस्तों, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। अब ये क्यों है, क्यों बनाया जाता है, या फिर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कैसे होते हैं, तो एक्चुअली में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, और फोम बनाने में, इन सब गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वहां से अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होगा, अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है तो क्या होगा, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड कैरेक्टर वीकेंस ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी कि स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, और इंसानों की जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होती जाएगी। डिक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी ये कम कर देगा। अफेक्ट्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बायोलॉजी बायोकेमिकल साइकिल्स, और जो भी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, इनको भी ये सब प्रभावित कर सकता है। राइट दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन लेयर डेप्लीशन की। तो ओजोन लेयर आपको पता होगा कि अल्ट्रावायलेट यूवीए और यूवीबी दो होते हैं। ओजोन लेयर क्या, ये ओजोन लेयर है दोस्तों, तो ये ओजोन लेयर शील्ड करता है फ्रॉम यूवी रेज। ये स्ट्रेटोस्फेयर की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है, और 0 से 10 किलोमीटर क्या होता है, तो ट्रोपोस्फेयर होता है, और उसके आगे का स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो इसी पार्ट में, एटमॉस्फेयर के इसी पार्ट में आपका ओजोन गैस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन आता है, आपको पता होगा CFC मॉलिक्यूल्स, और यहाँ जो है, और यहाँ पर ओजोन होता है, ओजोन मॉलिक्यूल O3 होता है। ये ओजोन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ClO आयन बनाते हैं, ClO आयन बनाते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट ए क्लोरीन फ्रॉम अवे फ्रॉम द CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ से क्लोरीन को अलग कर देता है कौन, अल्ट्रावायलेट रेज। द क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप एन ओजोन मॉलिक्यूल मेकिंग ए होल इन द ओजोन लेयर। अब क्लोरीन क्या करता है कि O3 में से O को हटा देगा, ये O2 और O कर देगा, राइट। और इस O को क्लोरीन अपने साथ लेके, इसका मतलब है कि ओजोन का कंसंट्रेशन घटेगा ना, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन हो गया, पहले ओजोन था। तो ओजोन का कंसंट्रेशन घटने का मतलब क्या, कि ओजोन में होल हो गया है। ओजोन में होल होने का मतलब क्या है, कि ओजोन का कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फीयर में कम हो रहा है ड्यू टू द CFC। अब तीसरा क्या हो सकता है, तो ये आपका फाइनल बन जाता है, द मॉलिक्यूल्स लिफ्ट बिहाइंड आर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि ClO एंड O2, ये बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो ओजोन रहा नहीं, तो इसकी वजह से आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट धरती पर आ सकती है। तो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, CFC होते हैं,
HCFCs होते हैं, याद रखेंगे HCF नहीं है, HCFCs है। उसके बाद हैलोन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। CFC का एरोसोल, रेफ्रिजरेंट और सॉल्वेंट के तौर पे किया जाता है। HCFCs का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो एरोसोल, रेफ्रिजरेंट और सॉल्वेंट में। और मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल पेस्टिसाइड में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड। अब रिलेटेड न्यूज क्या है इससे रिलेटेड, ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स। अब ये रिलीज कौन करता है, तो करता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इसका काम क्या है दोस्तों, तो ट्रैक ओवरऑल स्ट्रेटोस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग chlorine and bromine from the long-lived ODS relative to its peak concentration in the early 1990s. Ozone concentration is commonly measured through a Dobson unit. याद रखेंगे की फाइंडिंग क्या है इस इंडेक्स का, तो ये इंडेक्स हमें बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओडीसी इन द मिड लैटिट्यूड स्ट्रेटोस्फेयर इन 2022 आर बैक टू दोज ऑब्जर्व्ड इन द 1980s बिफोर ओजोन डिप्लीशन वाज सिग्निफिकेंट। तो जब ओजोन आपका डिप्लीशन हुआ था 1980 के समय, और ये कहा मिड लैटिट्यूड के स्ट्रेटोस्फेयर में ओडीसी की मात्रा यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं, ये उनकी मात्रा पहले की अपेक्षा जैसे थी वह उतनी हो चुकी है, यानी कि फिर से कह रहे हैं कि बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए। लेकिन ये कहां पर बात किया गया है, तो मिड लैटिट्यूड स्ट्रेटोस्फेयर में। दैट मींस कि आपका 20 से लेकर के 60-65, राइट दोस्तों, ये आते हैं आपके मिड लैटिट्यूड स्ट्रेटोस्फेयर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा है दोस्तों। द सेकेंड यूएनओसी co-hosted by the Kenya and Portugal at Lisbon, ended with the Lisbon Declaration, a political declaration entitled "Our Ocean, Our Future: Call for the Action." और केन्या और पोर्तुगल ने दोस्तों, बीपीएससी ने यही आपसे पूछा था सवाल। आप पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो सेकंड वो आपका यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का सेकंड वर्जन था ये, और किसने को होस्टेड बाय था, केन्या एंड पोर्तुगल एट लिस्बन, जो कि पुर्तगाल में पड़ता है आपका। एंडेड विद लिस्बन डिक्लेरेशन, यहाँ पर लिस्बन डिक्लेरेशन हुआ, और एक तरीके का पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ, और जिसका थीम क्या था, तो आवर ओशियन आवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन, ये था। अब क्या कमिटमेंट किया गया यूएनओसी में, तो प्रोटेक्टिंग और एक्सेडिंग 30% ऑफ नेशनल मैरीटाइम जोन्स बाय 2030, यानी कि 2030 तक नेशनल मैरीटाइम जोन्स को 30% तक बढ़ाना है। रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज, और प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, इसका कमिटमेंट है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लास्टिक बॉटल है, ये मरीन इकोसिस्टम को बचाना है। अब CO2 इमिशन, अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 तक लक्ष्य रखा गया है। और फिर क्या है, एलोकेटिंग फंड टू रिसर्च on ocean acidification, climate resilience project and to monitoring, control and surveillance। तो इसके ऊपर रिसर्च की बात की गई कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होने चाहिए इन सब फील्ड के ऊपर। अब पहला जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2017 में हुआ था, यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हुआ था, और इसको होस्ट करने वाले थे फिजी और स्वीडन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस पहला संस्करण न्यूयॉर्क में हुआ था, 2017 में हुआ था, और इसको को होस्ट किया था फिजी और स्वीडन ने। वहीं दूसरा जो हुआ 2022 में हुआ, और इसको कौन को होस्ट किया, केन्या और पोर्तुगल ने, और लिस्बन में जो कि हुआ था। अब की हाईलाइट क्या है सेकंड यूएनओसी को, देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का क्या हाईलाइट रहा, क्या क्या इसमें योजनाएं लाई गई। तो इंडिया वाज a participant and committed to a coastal clean sea campaign and will work towards a ban on single use प्लास्टिक। तो भारत भी चूंकि इसका एक मेंबर है दोस्तों, तो भारत ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन चलाया, जो वर्क करेगा किस पे, तो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। वैसे ही आपको पता होगा कि जुलाई से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात कही गई है। Over 150 countries collectively agreed to scale up science-based and innovative actions to address ocean emergency, supporting the implementation of SDGs 14, यानी कि लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो 14वां नंबर का SDGs है, उसको लेकर के 150 देशों ने एग्री किया है, किसके लिए, तो स्केल अप साइंस बेस्ड एंड इनोवेटिव एक्शन लेने के लिए। ठीक है ना, This is the line with the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development।
और यूनाइटेड नेशन ने इसी के चलते डिकेड घोषित किया है 2021 से 30 तक। कौन सा? तो ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये डिकेड घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। emphasize the particular importance of implementing the पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, एंड ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो 2021 में हुआ था, टू हेल्प एंश्योर the health, productivity, sustainability, use and resilience of the ocean. States made voluntary commitments to conserve or protect at least 30% of global oceans by 2030 within marine protected areas and other effective areas based on the conservation measures. अब यूनेस्को ने लॉन्च किया है एक इट्स की स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट्स पायलट एडिशन ड्यूरिंग द इवेंट, और यहीं पर पायलट एडिशन का मतलब होता है दोस्तों, ये पहली बार हम करके देख रहे हैं। तो यूनेस्को ने लॉन्च किया स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट्स, कि कहाँ कहाँ और किस ओशियन की जो आपका स्थिति है वो कैसा है। किसने जारी किया? यूनेस्को ने जारी किया, और यहीं पे जारी किया। कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस में। अब इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशंस इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इसके बारे में देख लेते हैं, यानी कि IRMIB। तो न्यूज में क्या है? तो इंडिया अनाउंसेस लॉन्च ऑफ इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज एट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम पर भारत ने अनाउंस किया है कि हम इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लेकर के आएंगे, एक इनोवेशन लेकर के आएंगे। तो ये है क्या? तो डेवलप्ड बाय द कोलिड्स ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज विद द एक्टिव इनपुट्स फ्रॉम ब्राजील, कनाडा, आपका ईसी एंड यूके। ईसी का मतलब यूरोपियन कमीशन और यूके। एम्स टू फिल द वर्ल्ड बाय, मतलब इनका क्या एम है? फिल करना, किस कमी को फिल करना? बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड चैलेंजिंग इन करंट बायो रिफाइनिंग वैल्यू चेन्स, प्रायोरिटाइजिंग 8 key actions to support the missions, guiding the missions overall path in achieving its goal. अब हम मिशन इनोवेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि भारत सरकार ने शुरू किया है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव टू कैटलाइज एक्शन एंड investment in research, development and demonstration to make clean energy affordable, attraction, accessible to all this decade। दोस्तों ये इसी का है, भारत सरकार ने जारी नहीं किया है, ध्यान रखेंगे। इसका है इनोवेशन रोड मैप मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज का, भारत इसका मेंबर है, याद रखेंगे। कंसिस्ट ऑफ 22 countries and EU. India is a founding member. First phase of mission launched alongside the Paris Agreement in 2015. Mission Innovation 2.0 second phase of MI was launched in 2021. राइट दोस्तों? अब हम अबाउट मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज यानी कि MIB के बारे में जान लेते हैं। तो 7th मिशन अंडर मिशन इनोवेशन के बीच के अंतर्गत जारी किया गया, ये 7वां मिशन है। लॉन्च इन अप्रैल 2022 में इसको जारी किया गया था। एम क्या है? तो ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी RD&D ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लीड बाय द इंडिया एंड नीदरलैंड। इसको लीड कौन करेगा? तो भारत और नीदरलैंड दोनों मिल करके करेंगे। कोर मिशन मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ब्राजील और कनाडा को चुना गया है। मिशन सपोर्ट ग्रुप कौन से हैं? तो यूरोपियन कमीशन और यूके है। राइट दोस्तों? अब हम यहाँ पर थोड़ा सा 7 मिशन इनोवेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या 7 मिशन रखा गया है इसके अंतर्गत, ये जो आप देख रहे हैं। तो पहला आपका क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो इमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्री और मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ये आपके 7 मिशन रखे गए हैं इसके अंतर्गत। अब गोल क्या है इस मिशन का? तो टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एक्सेलरेट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। राइट? अब टारगेट क्या है? तो टू रिप्लेस 10% ऑफ द फॉसिल बेस्ड फ्यूल chemicals and materials with bio alternative by 2030. Priorities 8 collaborative actions organized around 3 pillars of, कौन कौन से 3 pillars हैं? तो सपोर्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि RD&D, दैट मींस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सेलरेटिंग पायलट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इंप्रूविंग पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशन। तो ये इसके 3 प्रायोरिटी एजेंडाज में रखे गए हैं, 3 पिलर्स हैं इसके। अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या है? तो फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स एंड हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म वेयर आल्सो लॉन्च्ड।
तो ये भी एक इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। तो नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स टू सपोर्ट एंड कंडक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन टू फास्टर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एडवांस बायोफ्यूल्स फॉर द एविएशन एप्लीकेशंस। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म है क्या? तो डेवलप्ड बाय द फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन ज्वाइंट undertakings, a global initiative to optimize the hydrogen demand and supply by on-site generation and utilization. Utilize the renewable resources effectively and water access areas with the geographical identity. राइट दोस्तों, तो ये है आपका हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म और ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, ये आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब हमारा अगला जो न्यूज है वो हम मिशन लाइफ से रिलेटेड यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये तो बड़ा ही चर्चा में रहता है दोस्तों, क्योंकि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इनकी शुरुआत करी थी। लॉन्च मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टार फॉर इन्वायरमेंट एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवड़िया गुजरात। तो केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना के समय उन्होंने मिशन लाइफ की शुरुआत की टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब अबाउट मिशन लाइफ के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले हम इससे जान लेते हैं कि 3 फेज क्या है इस मिशन के, यानी कि मिशन लाइफ अप्रोच क्या है। तो चेंज इन डिमांड पहला अप्रोच रहेगा, चेंज इन सप्लाई दूसरा अप्रोच और चेंज इन पॉलिसी इसका तीसरा अप्रोच है। तो चेंज इन डिमांड में किस तरीके का अप्रोच रहेगा? तो नजिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रैक्टिस सिंपल एंड इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस इन देयर डेली लाइफ्स। यानी कि पर्सनल लेवल पे लोगों के डेली लाइफ पर क्या ऐसा किया जाए कि लोग इन्वायरमेंटल इफेक्टिव फ्रेंडली एक्शंस लेने के लिए बाध्य हो जाए। तो ये पहला अप्रोच है। दूसरा है चेंज इन सप्लाई, लार्ज स्केल इंडिविजुअल डिमांड चेंज ग्रेजुअली नज स्टेक होल्डर टू रिस्पॉन्ड एंड टेलर सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट एज पर द रिवाइज्ड डिमांड्स। और तीसरा जो आपका है चेंज इन पॉलिसी, ट्रिगर शिफ्टिंग इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सपोर्ट sustainable consumptions and productions by the influencing the demand and supply dynamics of India and the world। यानी कि पॉलिसी में चेंज करना ये भी एक अप्रोच हो सकता है सरकार का, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी। इंडिया लीड ग्लोबल मास मूवमेंट, यानी कि ये जो लाइफ मूवमेंट है इसका लीड कौन कर रहा है? इसको लीड करने का काम भारत कर रहा है। एम क्या है? टू नज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इन्वायरमेंट। राइट, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस दोनों एजेंडा है इस मिशन का। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पीएम एट द यूएनएफसीसी COP26 इन ग्लासगो में ही इसको प्रेजेंट किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। टारगेट क्या है? तो मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजंस टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट इन द पीरियड 2022 से लेकर के 2027 तक। Within India, at least 80% of all villages and urban local bodies aimed to become environment friendly by 2028। यानी कि लक्ष्य है कि भारत का कम से कम 80% गांव या फिर जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो 2028 तक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाने चाहिए। अब मिशन ड्यूरेशन क्या है इसका? तो 5 ईयर प्रोग्राम है ये दोस्तों। ये 5 ईयर प्रोग्राम है विजुअलाइजिंग 3 कोर शिफ्ट इन आवर कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन 2022-23 द मिशन विल फोकस ऑन फेज 1। तो ये 3 तरीके के कोर शिफ्ट होंगे इसमें और 2022-23 में फेज 1 की मिशन की शुरुआत किया जाएगा। यूं कहें कि उस पर फोकस किया फेज 1 मिशन पर फोकस किया जाएगा। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि each proceeding phase will organically feed into the next phase at the same time। All phases are equally simultaneous in nature। तो पहला क्या है? पहले आपको एनर्जी सेव करना है, पहला रूल। तो 19 actions such as use of LED bulbs, use of public transport, एनर्जी सेव करना है पहली बात। तो दूसरा क्या है? आपको वाटर बचाना है। ये इंडिविजुअल स्तर पर भी और कलेक्टिव स्तर पर भी है। तो 15 एक्शन सच एज कौन कौन से? इसमें 15 एक्शन के इसमें 19 एक्शन शामिल किया गया, जिसमें से 2 एग्जांपल है आपका कि आप ज्यादा से ज्यादा एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और वाटर सेक्टर में 15 एक्शन प्लान रखे गए हैं। तो यूजिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाइए, क्रिएटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाइए। और तीसरा आपका सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना, और इसके अंतर्गत 11 एक्शन शामिल किए गए हैं, जैसे कि यूजिंग क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग, ऑप्ट फॉर बम्बू टूथब्रश एटीसी, यानी कि बांस से जो बने टूथब्रश है उसका इस्तेमाल करना। लिस्ट ऑफ
ये एक्शन है आपका, बता रहे हैं हम जो भी पढ़ रहे हैं। अब फोर्थ क्या है, तो सस्टेनेबल फूड स्टाइल अडॉप्टेड, यानी कि जो फूड स्टाइल है वो आपको सस्टेनेबल फूड स्टाइल अडॉप्ट करना है। इसके अंतर्गत 6 लक्ष्य रखे गए हैं। तो कंपोस्ट फूड वेस्ट एट होम, प्रीफर लोकली अवेलेबल एंड सीजनेबल, जो सीजनल फ्रूट्स यानी कि जो भी आप डिस्पोज करते हैं वो अच्छे से करें, ऑर्गेनिक तरीके से करें, और जो आपका कंजम्पशन होगा फूड का वो आपका लोकली होना चाहिए, सीजनेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगला हो जाएगा आपका वेस्ट रिड्यूस्ड, यानी कि स्वच्छता एक्शन। स्वच्छता एक्शन में 11 एक्शन रखे गए हैं। डोनेट ओल्ड क्लोथ्स एंड बुक्स, रिपेयर, रीयूज एंड रिसाइकल ओल्ड फर्नीचर ईटीसी, यानी कि रिपेयर, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कि ट्रिपल आर, RRR रखा गया है किसमें, तो वेस्ट रिड्यूस्ड में, यानी कि स्वच्छता एक्शन में। और हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करिए, इसके अंतर्गत 9 एक्शन रखे गए हैं, जैसे कि प्लांट ट्री टू रिड्यूस पॉल्यूशन, इम्पैक्ट, प्रैक्टिस नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, और 7वां जो है आपका ई वेस्ट रिड्यूस करना है। इसके अंतर्गत 4 एक्शन रखे गए हैं। तो यूजिंग रिचार्जेबल लिथियम सेल्स, रिपेयर एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो नीति आयोग करेगा। टू curate and incubate in the first year, subsequently implementation by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change is a non-linear and non-sequential manner। ठीक है, नॉन लीनियर और नॉन सेक्वेंशियल मैनर में नीति आयोग और MOEFCC दोनों मिलकर के काम करेंगे। विजन क्या है इसका, तो टू लीव a lifestyle that is in tune with our planet and does not harm it। People living with a lifestyle are so called प्रो प्लैनेट पीपुल, यानी कि P3 की शुरुआत की गई थी इसी में। क्या क्या, तो प्रो प्लैनेट पीपुल, यानी कि जो लोग रहे वो बिल्कुल प्लैनेट पर जैसे रहते हैं, एक जैसे हम लोगों ने शुरू में जब किसी प्रकार की इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, तो जिस तरीके का प्लैनेट था, प्रो प्लैनेट पीपुल की तरह हम लोग जीवन व्यतीत करें, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल हो। राइट दोस्तों, अगला है रिसेंटली द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स दाउस एजेंडा 2022, याद रखेंगे कि दाउस एजेंडा किससे रिलेटेड है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है। इंडियाज पीएम इंट्रोड्यूस P3, जो हमने आप ऊपर पढ़ा, प्रो प्लैनेट पीपुल मूवमेंट दैट अंडरलाइंस इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। लाइफ 75, यानी कि लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस अंडर 7 कैटेगरीज रेफरिंग इमेज, जो हमने इमेज में ऊपर पढ़ा 7 कैटेगरीज दीज एक्शंस आर। तो 75 लाइफ स्टाइल में 7 कैटेगरीज रखे गए हैं, और उन 7 कैटेगरीज को हमने देख लिया। ये आपके 7 कैटेगरीज हुआ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो रिसेंटली इंडिया अपोज्ड CBAM और कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज्ड बाय द यूरोपियन यूनियन इन 27th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शर्म से। तो भारत ने हाल ही में COP27 में, जो कि शर्म अल शेख में हुआ था, उसमें यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन बॉर्डर टैक्स का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया। ये है क्या, तो थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM है क्या, तो ये इंक्लूडिंग गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आइसलैंड, एलिसेंट, स्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। तो सप्लायर नॉन यूर, मतलब नॉन EU है, सर्टिफिकेट टू इंपोर्ट, बायर CBM ऑथराइजेशन, एनुअल CBM डिक्लेरेशन, और सप्लायर CBAM नॉट एप्लीकेबल ऑन EU ओरिजिनेटिंग गुड्स। ठीक है दोस्तों, अब हम अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो प्लान फॉर द यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड इन 2021 will tax carbon intensive products such as iron, steel, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम 2026। तो इनका ये प्रस्ताव था कि जिस भी इंडस्ट्री में इंटेंसिव प्रोडक्ट है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन, उस पर हम 2026 से टैक्स लगाएंगे। जो जितना ज्यादा कार्बन इमिट करेगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। एम क्या था इससे ऐसा करने का, तो टू एलिमिनेट द डिफरेंस इन कार्बन प्राइस पेड बाय द कंपनी सब्जेक्टेड टू द यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स और इट्स डोमेस्टिक कंप्लायंस बेस्ड कार्बन मार्केट। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एड्रेस कार्बन लीकेज इशू, इनकरेज मोर रैपिड एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या टेक्नोलॉजी, incentivize non-European Union countries to increase their climate emission,
ensure global climate efforts not undermine due to carbon leakage, upholding the polluter pays principle, part of the Fit for 55 in 2030 पैकेज, यानी कि ये पार्ट इसी का पार्ट है, किसका पार्ट है, तो फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। यूरोपियन यूनियन प्लान टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030। तो यूरोपियन यूनियन ने इसके तहत जो ग्रीन हाउस गैस है उसको 55% तक कम करने का लक्ष्य लगा रखा है एज कम्पेयर टू 1990 लेवल, यानी कि 1990 लेवल के कंपेयर में 55%। आप भूलेंगे नहीं, आज के कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो कंपेयर कब से किया जा रहा है, तो 1990 के लेवल से। इन लाइन विद द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। अब कैसे काम करेगा ये, फंक्शन क्या होगा था, यूरोपियन यूनियन इंपोर्टर्स बाय कार्बन सर्टिफिकेट करस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस ऑन द लाइंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन कार्बन प्राइसिंग रूल्स। Deduction can be claimed from their CBAM liability in non-European Union producers has already paid for the emission in the country for the production. Also, यानी कि अगर कोई ऐसे देश से ये लोहा वगैरह खरीदते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो इन लोगों पे करना होगा। जो अगर देश खरीदेगा इन सब चीजों को, और जो ये सब नहीं करते होंगे, तो जो देश बेचने वाले हैं उनको पे करना होगा कि हाँ हमने इतना कार्बन इमिट किया है, तो उसके बदले में हम आपको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ये व्यवस्था इन्होंने करी है, यूरोपियन यूनियन ने की है। also known as the carbon border tax or a carbon leakage instrument। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है ये जान लेते हैं, हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। तो टैक्स ऑन कार्बन इमिशन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द कंट्रीज विद लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज। जैसा कि हमने कहा कि वैसे अगर मान लीजिए कि आप अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचते हैं, सपोज करिए ये एक देश है, यहाँ पर स्टील बना, तो स्टील बनने में तो कार्बन तो इमिट होगा, और ये देश मान लीजिए कि ये खरीदता है और इसकी कार्बन पॉलिसी बिल्कुल सख्त है, यानी कि कार्बन इमिशन नहीं करता है, तो ये देश आपसे कह सकता है कि भाई स्टील हम आपका तभी खरीदेंगे जब जब आपने स्टील बनाया है, तो उसको बनाने में जितना कार्बन उत्सर्जित हुआ है उसके बदले में आप हमको कुछ पैसे दीजिए, तब हम आपका सामान खरीदेंगे। इसको कहते हैं, या फिर टैक्स लगेगा, उसने टैक्स लगाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरे में भी कह सकते हैं। तो इस टैक्स को कहते हैं हम कार्बन बॉर्डर टैक्स। बॉर्डर का मतलब कि जब ये सामान दूसरे देश में जाएगी, यानी दूसरे बॉर्डर क्रॉस करेगी, तब ये देश जो है इस पर टैक्स लगा देगा, क्योंकि इसमें कार्बन इमिशन हुआ है, कार्बन क्लाइमेट को ध्यान में नहीं रखा गया है। क्रिएट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। कार्बन लीकेज क्या है, तो अंडरमाइनिंग द ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स ड्यू टू द रिलोकेशन ऑफ द प्रोडक्शंस। अब कार्बन लीकेज कहते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि एक देश यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा था, तो यहाँ से बेचने पर उसको परेशानी हो रही थी, तो क्या क्या किया जाए कि उसी देश में जाकर के इसको प्रोड्यूस किया जाए, या यूं कहे कि उस तरीके से रूल और रेगुलेशन नहीं बनाना जिससे कि कार्बन की जो इमिशन है वो कम हो सके। तो इसको कहते हैं कि लीक हो रहा है, मतलब जितना चाहिए आपको कार्बन इमिशन रोकना उतना रोक नहीं पा रहे हैं, इसको कहते हैं हम कार्बन लीकेज, अंडरमाइन करना, ठीक है ना, ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स ड्यू टू द रिलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों है दोस्तों। तो इन इट्स जनरल असेंबली मीटिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस अप्रूव किया है किस बात को, तो सोलर फैसिलिटी को अप्रूव किया गया है। तो हम जानते हैं कि सोलर फैसिलिटी क्या है। A payment guaranteed mechanism expected to stimulate investment into solar project with two financial components। तो सोलर फैसिलिटी एक तरीके का मैकेनिज्म है जो सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करेगा, और इसके दो फाइनेंशियल कंपोनेंट होंगे। अब कौन कौन होंगे आइए देख लेते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये बहुत न्यूज में रहता है दोस्तों, और इसका जो हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है, क्योंकि दोस्तों ये पहल भारत सरकार की ही देन है। भारत ने ही पूरी दुनिया में ये कहा था कि हम लोग एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं, इसीलिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। अब जेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं इसका। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ट्रीटी बेस्ड
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, लॉन्च्ड ज्वाइंटली बाय द इंडिया एंड फ्रांस एट COP21 इन पेरिस इन 2015। तो COP21 2015 में भारत और फ्रांस ने मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था। प्रोवाइड ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेशन अमंग सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज एंड द वाइडर ग्लोबल कम्युनिटी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके पीछे का मकसद क्या था? तो गाइडेड बाय इट्स टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी विद एम्स, जिसका लक्ष्य था टू मोबिलाइज 1000 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बाय 2030। पहली बात तो सोलर एनर्जी सेक्टर में 1000 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का, और दूसरा एम क्या था? तो डिलीवरिंग एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, यानी कि लगभग 1000 मिलियन पीपल तक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को पहुंचाना, ये दूसरा इसका लक्ष्य था। और तीसरा लक्ष्य था इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि 1000 गीगावाट तक का सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना। ये तीन इसके मुख्य एम थे, किसके? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। भारत भी इसका मेंबर है, ये तो फाउंडिंग मेंबर ही है, ये तो मिल करके बनाया ही है। इतने मेंबर है फिलहाल इसमें, तो 92 कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली कन्फर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ आईएसए इन 2021, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा इनको दे दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब? तो 2021 में। और आईएसए असेंबली इज अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द 110 मेंबर्स, यानी कि 110 मेंबर का ये जो असेंबली है, आईएसए असेंबली जिसको कहते हैं, इसका ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब आईएसए के द्वारा मेजर इनिशिएटिव क्या क्या लाए गए हैं इसको देख लेते हैं। तो सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, जिसको हम ISTAR-C कहते हैं, इंटरनेशनल, ये ISA सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर ISTAR-C to support capacity building efforts in the ISA member countries through the training. ISA Solar Fellowship for mid-career professionals for the creation of a skilled and qualified professional manpower for the management of solar energy projects. One sun, one world, one grid. Building a global ecosystem of interconnected renewable energy resource. Launched in partnership with the ISA and World Bank Group. ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दोनों ने एक साथ मिल करके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, ग्लोबल इकोसिस्टम में इंटरकनेक्ट करने के लिए लॉन्च किया था। अब हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, हम लोगों ने शुरू में क्या कहा था कि दो कंपोनेंट है फाइनेंशियल कंपोनेंट आईएसए के, वो कौन कौन से हैं? तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सोलर पेमेंट गारंटी फंड पहला कंपोनेंट है, और दूसरा है आपका सोलर इंश्योरेंस फंड। तो सोलर पेमेंट गारंटी फंड क्या करता है? टू प्रोवाइड अ पार्शियल गारंटी एंड इनेबल इन्वेस्टमेंट इन जियोग्राफीज दैट डू नॉट रिसीव इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है सोलर इंश्योरेंस फंड टू रिड्यूस द बर्डन्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सोलर डेवलपर्स इन प्री रेवेन्यू फेज ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि ये इंश्योरेंस देने का काम करता है। और पहला वाला क्या है? ये गारंटी फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल टू फ्लो इनटू द अंडरसर्व्ड मार्केट इन अफ्रीका। तो यानी कि अफ्रीका में आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपका सोलर एनर्जी का, तो वहां पर प्राइवेट प्लेयर को अट्रैक्ट करना है, ताकि वहां पर जा करके आप इस तरह के सोलर पैनल्स स्थापित कर सके, यानी सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी को हम बढ़ावा दे सके। द असेंबली आल्सो री इलेक्टेड इंडिया एंड फ्रांस एज इट्स प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट, यानी कि भारत को और फ्रांस को प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के तौर पे चुन लिया गया है, दोबारा चुन लिया गया है, यूं कहें। अब रिलेटेड यूज किया क्या है इससे रिलेटेड? तो आईएसए और आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU was signed to check growth of CO2 emission in the sector and ideas of International Civil Aviation Organization becoming a partner organization of ISA was mooted by India. Aviation sector responsible for around 2.5% of global CO2
emissions. In 2015, India's Cochin International Airport became world's first fully solar powered airport. About International Civil Aviation Organization, क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से इसको पढ़िएगा कि 2015 में ही भारत का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है ना। अब ICAO, तो ये इसको बनाया गया था दोस्तों, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको हम शिकागो कन्वेंशन कहते हैं। तो शिकागो कन्वेंशन के अंतर्गत इसको बनाया गया था। किसको? तो आपका है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कमिटेड टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन इन एविएशन सेक्टर। तो एविएशन सेक्टर में कार्बन एमिशन को कम करना इसका लक्ष्य है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। मेंबरशिप की अगर बात करें तो फंडेड एंड डायरेक्टेड बाय द 193 नेशनल गवर्नमेंट्स। तो जो भी इसके मेंबर्स हैं वही इसको फंड करते हैं, माने जिसको जरूरत होगा यही सब मिल करके जो मेंबर कंट्रीज है वही इनको फंड करेंगे। अदर की इंफॉर्मेशन क्या है इससे रिलेटेड? टू मेंटेन ICAO सेक्रेटरीट सपोर्टिंग डिप्लोमेटिक रिएक्शंस, research new air transport policy and standardize innovations as a directed and endorsed by the government through ICAO assembly, right? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज में क्यों है दोस्तों? तो 62nd मीटिंग विल बी द फाइनल काउंसिल ऑफ द GEF ट्रस्ट फंड, यानी कि GEF 7 क्लोजिंग 4 ईयर फंडिंग साइकिल्स एंड कमेंसिंग GEF 8 साइकिल, यानी कि 4 साल का इसका पूरा हो गया, अब ये 8 साल की साइकिल शुरू करने वाले हैं। तो आपका ये जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी सेफगार्ड द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ओशियन, बिल्ड ग्रीन सिटीज, प्रोटेक्ट थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ एंड टैकल मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। और की हाईलाइट क्या है? यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी 7 का ये जो काउंसिल है इसका की हाईलाइट है ये कि लीडर्स प्लीज फॉर नेचर टू रिवर्स स्पीसीज लॉस बाय 2030 बाय प्रोटेक्टिंग लैंड एंड ओशन टेरिटरी विद ग्लोबली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी। और 29 donor countries have pledged 5.33 billion US dollar for the GEF 8 replenishment period, जुलाई 2022 to जून 2026 to meet nature and climate targets, address threats from the climate change, land degradation and chemicals and waste, and easing pressures on ocean and international waters. अब हम थोड़ा सा GEF काउंसिल के बारे में जान लेते हैं कि है क्या। तो मेन गवर्निंग बॉडी है GEF का। कंपोजिशन क्या है? तो 32 मेंबर्स हैं अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ GEF मेंबर कंट्रीज, 14 फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, 16 फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज एंड 2 फ्रॉम द इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। Members rotate at different intervals determined by each constituency. अब हम थोड़ा जान लेते हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन फैसिलिटी GEF के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। और ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ड्यूरिंग 1992 अर्थ रियो समिट इसकी स्थापना करी गई थी एंड इज ओनली मल्टीलैटरल फंड वर्किंग अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी कि ये केवल एक ही मात्र है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीजों में फंडिंग करने का काम करता है। कौन? तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को वर्क टू एड्रेस द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग environmental issues with 5 focus area। कौन कौन? तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, केमिकल्स वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स और फिर लैंड डिग्रेडेशन। ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, यानी कि GEF जो है वो दुनिया के 5 जो मेजर आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन है उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन कौन? तो CBD पहली बात, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर हो जाएगा मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, और फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द POP पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD। इन संस्थाओं को ये डायरेक्टली फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कौन? तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, राइट। अब भारत मेंबर है, 185 टोटल मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है। अदर की इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में? तो फंड मैनेज बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, स्पेशल क्लाइमेट
चेंज फंड एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। तो ये जो है 2 तरीके के फंड से मैनेज करता है। तो पहला फंड का नाम है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और दूसरा है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। ये 2 तरीके के फंड से ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी ये इन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। आल्सो सपोर्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल शिप ब्लास्ट वाटर ट्रीटी, यूएन लॉज ऑन सी ट्रीटी ऑफ मॉर्पोल ट्रीटी। हमने मॉर्पोल ट्रीटी के बारे में पहले पढ़ लिया। for shipping, international conventions on prevention of pollutions from ships, and UN agreement on conservation and management of starting fish stocks and the highly migratory fish stocks. India presently a member of a constituency comprised of the following countries: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, and Sri Lanka. Meets twice annually, makes a decision by the consensus, functions, develops, adopts, and evaluates the operational policies and programs for the GEF financed activities. ठीक है ना, ये इसका काम है। अब दोनों जो कंपोनेंट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज के, जो 2 तरीके के फंड हैं, इनमें क्या-क्या सिमिलरिटीज है, क्या-क्या स्थापना डिफरेंसेस हैं या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देख लेते हैं। तो जो आपका स्पेशल क्लाइमेट फंड है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी टू फाइनेंस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, open to all vulnerable developing countries. GEF's new climate change adaptation strategy for 2022-26 period will focus on SCCF support for the following two priorities area. कौन-कौन से? To supporting the adaptation needs of small island developing states. इनको काम होगा कि पहली बात कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनको तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, और दूसरा होगा स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड की। तो इसकी स्थापना भी 2001 में की गई थी टू सपोर्ट ए वर्क प्रोग्राम टू असिस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पार्टी। ठीक है ना दोस्तों? Only existing fund will be mandated to finance the preparation and implementation of national adaptation program of action। यानी कि ये जो फंड है वो जनरली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बनाया गया है। NAPAs use existing information to identify a country's priorities for the adaptation actions. Also supports the implementation of national adaptation plans and the least development countries work program under the United Nations UNFCCC। ठीक है ना दोस्तों? अब इससे रिलेटेड यूज किया है तो GF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम SGP के बारे में जान लेते हैं। तो 2022 marks 7th phase of SGP and is jointly implemented by the Ministry of Environment, Forest, Climate Change, UNDP and the Energy Resource Institute TERI। jointly implement किया जाएगा MOEFCC, UNDP और फिर आपका TERI जो कि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। A corporate program of the GEF launched in 1992 during the Rio de Janeiro Earth Summit, provide financial and technical support to local civil bodies to develop the implementation innovative local actions that address global environmental issues. Up works closely with the complements other GEF projects and programs supporting 136 countries and funds grants up to $5,000। राइट दोस्तों? तो ये इससे कुछ रिलेटेड न्यूज था। अब हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ और न्यूज को देख लेते हैं। तो मेजर इकोनॉमीज forum MEF on climate and energy. The MEF meeting was aimed to build on the progress achieved at COP26 by further strengthening climate actions while also addressing urgent energy and food security concerns arising from the Russia's Ukraine war. Launched in 2009 by the US President, aim क्या था इसको बनाने का? तो facilitating dialogue among major emitting countries, both developed and the developing, to advance efforts against the climate change. Major participating countries क्या क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, EU, फ्रांस, जर्मनी,
India, Japan, UK. Together they account for roughly 80% global GDP and global greenhouse gas emission. यानी कि दुनिया के करीब 80% ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन करने वाले देशों का ये समूह है. न्यू इनिशिएटिव वेयर टेकन अंडर दिस. कौन कौन से इनिशिएटिव इसके अंतर्गत लिए गए? तो ग्लोबल मीथेन क्लीन एनर्जी पाथवे, और इसका काम क्या होगा? तो टैकलिंग मीथेन लीकेज, वेंटिंग एंड फ्लेयरिंग फ्रॉम द ऑयल एंड गैस सेक्टर से. कलेक्टिव 2030 जीरो इमिशन व्हीकल गोल एंड ग्रीन शिपिंग चैलेंजेस टू रिड्यूस द इमिशन इन transport sector. Clean energy technology demonstration challenge to break dependence on fossil fuel and efforts to enhance food security by increasing fertilizer efficiency. India also called upon the members of MEF to launch global movement on life. ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल फॉर द ग्रीन इकोनॉमी at the WGS in Dubai, UAE. और WGES एक्चुअली ये है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, लीड बाय यूएई. यूएई के द्वारा लीड किया जाता है. एम्स टू प्रोपेल एक्शंस टू डिलीवर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स इन क्रिटिकल sectors from around the world to directly focus on advancing global green economy and sustainability agenda. Clean Energy Ministerial. India is hosting the Clean Energy Ministerial senior official meetings, discussion on topics such as the energy transition, clean power, green steel and hydrogen held as a part of meeting. A high level global forum of 29 member countries है ये. भारत इसका मेंबर है, नो डाउट. एंड क्या है? टू promote policies and program that advance clean energy technology through sharing of knowledge and best practices. Global Clean Energy Action Forum. अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक पार्ट इन एट पिट्सबर्ग यूएस. तो यूएस में इसकी मीटिंग हुई थी जिसमें भारत की तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने भाग लिया था. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग वेयर 30 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट. A joint convening of 13 Clean Energy Ministerial and the 7th Mission Innovation Ministerial MI7 hosted by the US Department of Energy and Carnegie Mellon University. Science Based Targets Initiative. ये क्या है? तो अ पार्टनरशिप बिटवीन सीडीपी यानी कि ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का, ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कंपैक्ट यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये तीनों मिल करके ये इनिशिएटिव होल्ड किया है, होस्ट किए हैं, शुरू किए हैं. ड्राइव क्लाइमेट एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर बाय इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सेट साइंस बेस्ड इमिशंस रिडक्शन टारगेट्स. Also the lead partner of business ambitions for 1.5 degree centigrade campaign. Campaign is a call from a global coalition of UN agencies, business and industry leader mobilizing companies to set net zero science based targets. अब जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या. ये ग्लोबल फोरम फाउंड इन 2020, भारत भी इसका मेंबर है. एम क्या है? टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ द ग्लोबल ट्रांजिशन टू जीरो इमिशन व्हीकल्स. At COP26, India, represented by Niti Aayog, participated in the fourth ministerial dialogue. राइट, इसके फोर्थ मिनिस्ट्रियल डायलॉग में भारत की तरफ से नीति आयोग ने भाग लिया था. brings together ministers and representatives of some of the world's largest automobile markets to collectively address key challenges in the transition to ZEVs to enable faster, cheaper and easier transition to electric vehicles for all. यानी कि ZEVs का मतलब जीरो इमिशन व्हीकल्स. लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट. अब ये क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइंटली अनाउंस्ड LCCM, ए प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है. एम क्या है? तो बिल्डिंग कैपेसिटी एमंग अर्बन प्रोफेशनल्स टू लीड क्लाइमेट एक्शंस. अब एनविजन कैपेसिटेटिंग 5000 प्रोफेशनल्स एंड प्रिपेयरिंग देम टू कैंपेन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन सॉल्यूशंस. और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूरू बिकेम द फर्स्ट डिलीवरी पार्टनर ऑफ दिस प्रोग्राम. राइट दोस्तों, अब ग्रीन कंट्रोल टूल के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या. तो गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और UNFCCC सेक्रेटेरिएट और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम
enabled an online get to facilitate eco-friendly events। तो तीनों ने मिल करके इसको शुरू किया। ये प्लेटफॉर्म है इंट्रोड्यूस्ड एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मकसद है एनकरेज करना एक्शंस टू रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन impacts of events including their carbon footprint at planning and implementation stages। अब ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या दोस्तों। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022 में रिलीज किया गया था किसके द्वारा, तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग गैप्स इन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड एरियाज दैट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट। अब ये करेगा क्या, तो एसेस करेगा रेगुलरली द स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस को, इसके तो एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशियन एंड प्रोड्यूस गाइडेंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। अब को स्पॉन्सर्ड बाय किसने किसने इसको स्पॉन्सर्ड किया है, तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल आपका इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इन सब ने मिल करके इसको को स्पॉन्सर्ड किया है। अब अगला है आपका ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को फाउंडिंग पार्टनर Siemens Energy and 13 companies including Tata Steel and Jindal Steel Works have launched Global Alliance for Industry Decarbonization। तो दोस्तों ये सब फैक्चुअल है, तो आपको सिर्फ पढ़ करके माइंड में बनाए रखना है। आपको इसमें समझने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको पता होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सब क्लाइमेट रिलेटेड चीजें हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने स्तर से दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल अवेयरनेस। डिक्लेरेशन प्रोसेस ऑफ reducing anthropogenic CO2 emission formed under the बाली डिक्लेरेशन में इसको फॉर्म किया गया था और इसका मकसद क्या है, टू एक्सेलरेट करना क्या, तो नेट जीरो एम्बिशन एंड डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन इन परस्यूट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट गोल्स। यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उसके तहत आपको नेट जीरो डीकार्बोनाइजेशन जिसको कहते हैं उसको हासिल करना इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। और ये करेगा क्या, विल स्ट्रेंथन dialogue and coordinate action by industrial stakeholders from across the public and private sectors। अब ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ अलायंस टू टेक प्लेस एट UNFCCC COP27। तो ये फर्स्ट मीटिंग इसकी COP27 में हुई थी, राइट दोस्तों। तो यहाँ हमने दोस्तों चैप्टर 1 का सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया, राइट। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 का सेक्शन 3 कंप्लीट करेंगे। हमने कहा था कि चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, इसमें हमने इस वीडियो में सेक्शन 2 को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में सेक्शन 3 को कंप्लीट करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।